दो चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इनमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से किस्मत आजमा रहे 8 उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बैतूल में दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उनके निधन के बाद मतदान को स्थगित कर तीसरे चरण में कर दिया गया। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल थी। बैतूल सहित 95 सीट के लिए 2963 नामांकन दाखिल किए गए थे। इनकी जांच के दौरान 1563 नामांकन वैध पाए गए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में सबसे अधिक 658 उम्मीदवार गुजरात की 26 सीट के लिए खड़े हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर 11 सीट के लिए 519 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र की उस्मानाबाद सीट के लिए सबसे अधिक 77 नामांकन दाखिल किए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नामांकन के मामले में दूसरे नंबर पर रहा, जहां पर 68 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पिछले 2 चरणों में मत प्रतिशत कुछ कम रहा है। उम्मीद की जा रही है आने वाले चरणों में मत प्रतिशत बढ़ेगा। 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने तीसरे चरण की इन 94 सीटों पर रिकॉर्ड सफलता पाई थी। इसीलिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए होने वाला मतदान अब दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, दादर नागर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक की शेष बची 14, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 4, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव के चरणों के हिसाब से देखें तो 2019 के मुकाबले 2024 के पहले चरण की 102 सीटों में से एनडीए ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष के खाते में 45 सीटें आई थी। दूसरे चरण की 88 सीटों में एनडीए को 58 पर सफलता मिली थी। भाजपा ने अकेले 50 सीटें जीत ली थी। इसमें कांग्रेस को 21 और अन्य विपक्षी दलों को 9 सीटों पर सफलता मिली थी। देखना होगा कि 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन पुराने आंकड़ों में कितना बदलाव कर पाता है। इस तीसरे चरण में विपक्ष के पास सीटें पाने और सत्ता पक्ष के पास सीटें बचाने की चुनौती होगी। इस लिहाज से तीसरे चरण में चुनाव प्रचार काफी तेज होने के आसार हैं। इनमें से 2019 में अधिकांश सीटें एनडीए के पाले में थी। तीसरे चरण में ही गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए मतदान होना है। 2019 में गुजरात की सभी सीटें भाजपा के पास थी। हालांकि गुजरात में सूरत सीट पर भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल करके भाजपा की गुजरात में जीत की शुरुआत तो कर दी है। इस दौर में होने वाले मध्य प्रदेश की सभी 9 सीटें, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 में 6 सीट भाजपा के पास थी। केवल कोरबा से कांग्रेस को सफलता मिली थी। महाराष्ट्र की सभी 11 सीटों पर भाजपा के सामने इस बार चुनाव में कड़ी चुनौती है। कर्नाटक की 14 सीटों की चुनौती ने भी भाजपा का पारा चढ़ा रखा है। सामने हार और जीत की लड़ाई है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। इनमें समाजवादी पार्टी के पास संभल और मैनपुरी की सीट थी। हालांकि 2019 में 8 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी सफल हुए थे। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष तीसरे चरण में भाजपा और उसके सहयोगी दलों से कितनी सीटें छीन पाता है। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री हर रोज औसतन 3 या 4 जनसभा अथवा रोड शो कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उन्होंने करीब 25 जनसभाएं की हैं। प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन विपक्ष को अपने किसी न किसी बयान से घेर लेते हैं। हाल में उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस के समान संपत्ति वितरण के चुनावी वादे को मंगलसूत्र से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया था। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के वादे और एजेंडे से जोड़कर राजनीतिक अवधारणा में बदलाव की कोशिश की थी। हालांकि प्रधानमंत्री के बयानों पर विपक्ष ने कड़ा प्रतिवाद किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का तंज भी चर्चा का विषय बना कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना।
प्रियंका गांधी ने भी मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी के इस जवाब ने उनके प्रति सहानुभूति जरूर बटोरी है। इस चरण में हॉट सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की भिंड, राजगढ़ और विदिशा सबसे हॉट सीटें मानी जा रही है। राजगढ़ से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बरेली लोकसभा सीट की। इस सीट पर भाजपा का पर्याय बने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया, तो शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं में मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढहाने में कामयाब हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने फिर इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां भाजपा सपा की सीधी लड़ाई है। मैनपुरी सीट सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी हैं। अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को हतप्रभ कर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। बदायूं लोकसभा सीट भी यादव परिवार की साख का इम्तिहान लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले यहां चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। धर्मेंद्र 2009 और 2014 में बदायूं से बतौर सपा प्रत्याशी सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। अखिलेश ने इस बार फिर उन्हें यहां से टिकट थमाया, लेकिन बाद में उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर यहां चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं में चुनाव मैदान में उतार दिया। बाद में स्थानीय इकाई की मांग पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, तो बसपा ने मुस्लिम खान पर भरोसा जताया है। भाजपा यहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जोर लगाएगी। एटा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान में भाजपा के सांसद राजवीर सिंह यहां पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर चुनाव मैदान में है। राजवीर लोध बिरादरी से हैं, तो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बसपा ने भी कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोण उभारने की कोशिश की है। बसपा अभी तक एटा सीट जीत नहीं सकी है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है, जिसे बरकरार रखने में राजवीर सिंह भी सफल रहे हैं। लोध मतदाता इसकी धुरी हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी शाक्य बिरादरी को साथ लेते हुए मुस्लिमों के साथ अपना समीकरण इस चुनाव में देख रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो प्रमुख मुकाबले एक बारामती में है, जहां मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले शरद पवार वाली एनसीपी से अपनी भाभी सुनेत्रा पवार से चुनाव में भिड़ेंगी। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी हैं। हाल ही में सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक आपराधिक शाखा EOW ने कथित 25,000 करोड़ के MSCB बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट भी दी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में चुनाव लड़ेंगे। सोलापुर सीट में मुकाबला कांग्रेस की प्रणीति शिंदे और बीजेपी के राम सातपुते के बीच है। गुजरात की बात करें तो वहीं गुजरात में गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ ही गुजरात की सूरत सीट भी काफी चर्चा में रही। यहां भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा? क्योंकि अब लड़ाई है सत्ता पक्ष के लिए अपनी जीती हुई सीटें बचाने की और विपक्ष के लिए हारी हुई सीटें जीतकर सत्ता को सीट से हटाने की। हम तो उम्मीद ही करेंगे कि आप सब लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।